नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं जो हूं 10 क्वेश्चन लेता हूं और प्रत्येक प्रश्न को डिटेल से एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो आज भी मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। सभी प्रश्न सीजीपीएससी या फिर छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली दूसरी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग आखिर तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने लिया है, मतलब निम्न कथनों को पढ़िए, ये बोल रहा है। कथन पढ़ना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब काफी पूछे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला बोल रहा है 1975 में सीता नदी, अचानक मार और गोमरडा वन्य अभ्यारण्य स्थापित किए गए। तो क्या बोल रहा है कि 1975 में, वर्ष 1975 में सीता नदी अभ्यारण्य, अचानक मार और गोमरडा अभ्यारण्य, ये तीनों स्थापित किए गए बोल रहा है। क्या ये कथन सही है? मतलब कथनों को पढ़ने को बोल रहा है, वही सही गलत ही पूछेगा। तो अगर मैं बात करूं सीता नदी अभ्यारण्य की, जो कि आपके धमतरी जिले में है, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कब स्थापना हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, सीता नदी अभ्यारण्य की। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि 1975 में सीता नदी, अचानक मारा और गोमरडा अभ्यारण्य की स्थापना हुई। तो भाई सीता नदी तो 1974 में स्थापित हुआ था, तो आपका ये वाला कथन गलत हो जाएगा। वही अगर हम देखें अचानक मारा और गोमरडा, हाँ, ये दोनों जो है 1975 में स्थापित हुए थे। अचानक मार और गोमरडा एक और अभ्यारण्य था जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, बादलखोल अभ्यारण्य। अचानक मार कहां पर है? तो ये आपके मुंगेली जिला में है। गोमरडा कहां है? रायगढ़ जिले में है। और बादलखोल जो कि जसपुर जिले में है। तो ये तीनों जो है 1975 में स्थापित हुए थे, ध्यान रखेंगे। और सीता नदी कब हुआ था? 1974 में। सीता नदी ना हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला अभ्यारण्य है। तो सबसे पुराना या पहला अभ्यारण्य कौन सा था? तो सीता नदी 1974 में स्थापित हुआ था। ये भी कई बार पूछा गया है। बाकी 1975 में 3 अभ्यारण्य, अचानक मार, गोमरडा और बादलखोल अस्तित्व में आए। तो आपका जो पहला वाला जो पॉइंट है ये गलत हो जाएगा। भैरमगढ़ अभ्यारण्य बस्तर जिले में है। भैरमगढ़ अभ्यारण्य की मैं अगर बात करूं तो ये बस्तर क्षेत्र में तो है। देखो, बस्तर क्षेत्र अगर बोला जाता है, बस्तर क्षेत्र, बस्तर अंचल, तो पूरा का पूरा बस्तर संभाग उसमें आएगा। अगर ऐसा पूछे, ऐसा बोले आंसर में कि बस्तर अंचल में है फला चीज, बस्तर क्षेत्र में है फला चीज, तो वहां आपका सही होगा। लेकिन अगर जिला बोल देना तो कई सारी चीजें जो है बस्तर जिले के अंतर्गत नहीं आती है। उसका जो है 7 जिलों में विभाजन हो चुका है बस्तर जिले का। पहले तो एक होता था, लेकिन आज भी पूरा जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर संभाग है, वो बस्तर क्षेत्र या बस्तर अंचल के रूप में जाना जाता है। और ये जो भैरमगढ़ अभ्यारण्य है वर्तमान समय में बस्तर अंचल के कहाँ है? बीजापुर जिले में। तो ये वाला कथन भी आपका गलत हो जाएगा। भैरमगढ़ कहाँ है? बीजापुर जिले में। देखो, बीजापुर जिले में ना 2 अभ्यारण्य हैं, एक आपका भैरमगढ़, दूसरा पामेड़। और एक राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। वहीं अगर मैं बस्तर जिले की बात करूं तो यहां पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तीसरा देख लेते हैं। भोरमदेव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। जी हाँ, ये वाला बिल्कुल सही है। जो भोरमदेव अभ्यारण्य है, जो कि आपके कहाँ पर है? कवर्धा जिले में है भोरमदेव अभ्यारण्य। तो इसकी स्थापना 2009 में, और ये सबसे आखिर में बना अभ्यारण्य है। हमारे यहाँ 11 अभ्यारण्य है ना, तो ये सबसे आखिर में बना था। तो आपका केवल और केवल एक ही सही होगा, 3 सही होगा, केवल तीसरा ही सही होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो अभ्यारण्य हैं उनके स्थापना के संदर्भ में लिखा है, ये स्थापना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य कब? 1974 में, धमतरी जिले में है ये। दूसरे नंबर में आपका अचानक मार 1975, कहाँ पर है? मुंगेली जिले में। मुंगेली जिले में है ना हमारा ये अचानक मार अभ्यारण्य। और ये जो अचानक मार अभ्यारण्य है इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व यही अचानक मार अभ्यारण्य है। 1975 में स्थापित हुआ था। बादलखोल ये 1975 में जसपुर जिले में है। गोमरडा ये भी 1975 में रायगढ़। तो 1975 में 3 अभ्यारण्य अस्तित्व में आए थे। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1975 में नहीं हुई थी? तो ये तीनों का नाम दे देगा आपको, अचानक मार, गोमरडा और बादलखोल, साथ में किसी दूसरे का दे देगा। तो
आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला दिया हुआ है बारनवा पारा। बारनवा पारा अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1976 में, बलौदाबाजार जिले में है बारनवा पारा। उस वक्त तमोर पिंगला ये आया था 1978 में, अस्तित्व में आया था, सूरजपुर जिले में है। 1978 में ही सेमरसोत अभ्यारण्य जो कि बलरामपुर जिले में है, तो 1978 में दो अभ्यारण्य, सेमरसोत और तमोर पिंगला। तमोर पिंगला ना क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला, वहीं बादलखोल सबसे छोटा क्षेत्रफल में। उसके बाद अगला देखते हैं भैरमगढ़, ये आपका बीजापुर जिले में है जो कि 1983 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद पामेड़, ये भी बीजापुर में है, 1983 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद उदंती जो कि 1983 में गरियाबंद जिले में अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर अब ध्यान रखेंगे कि 1983 में फिर से एक ही वर्ष में 3 अभ्यारण्य अस्तित्व में आए। 1983 में कौन कौन, तो भैरमगढ़, उदंती और पामेड़। तो फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये इसको अच्छे से याद रखेंगे। 2 वर्ष, एक तो 1975 और 1983, 3 अभ्यारण्य अस्तित्व में आए और 1978 में 2 अभ्यारण्य। इसके बाद सबसे आखिर में भोरमदेव अभ्यारण्य 2009 में कबीरधाम जिले में अस्तित्व में आया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारे यहाँ कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोरिया जिले में है, उसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बस्तर जिले में है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो करंट से मैंने उठाया है, राम वन गमन पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण में कौन से स्थान शामिल हैं। देखिए, राम वन गमन पर्यटन परिपथ, तो ये क्या है। तो अभी अगर मैं बोलूँ तो हमारे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, ये राजनीति में आजकल जो है काफ़ी मतलब इनके नाम का यूज़ किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे जो भगवान है, हमारा जो धर्म है, उसको राजनीति में नहीं डालना चाहिए। लेकिन हमारे जो राजनेता है आजकल लोगों को धर्म के नाम पर, राम जी के नाम पर, शिव जी के नाम पर, इन सब के नाम पर वो जो है वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर जो भी हो, बाकी मतलब कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हमारे जो आस्था के जो केंद्र है उनका विकास भी हो रहा है इन्हीं सब चीज़ों के चलते। तो राम वन गमन पथ पर्यटन, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में विकसित किया जा रहा है। वैसे ही पूरे भारत में इस टाइप की योजनाएं चल रही है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा जाता है कि जो प्रभु रामचंद्र जी थे, जब उनको वो 14 वर्ष का वनवास मिला और जब वो अपने वनवास काट रहे थे, तो उनका जो अधिकतर समय है छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बीता, ऐसा माना जाता है। हालांकि ना अलग अलग राज्य के जो सरकारें हैं वो दावा करती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे यहाँ से गुजरे थे, हमारे यहाँ पंचवटी है, हमारे यहाँ लव कुश का जन्म हुआ था, हमारे यहाँ किसी स्थल में सबरी जी के हाथ से जूठे बेर खाए थे, हमारे यहाँ से सीता माता का हरण हुआ था। ये लगभग मध्य प्रदेश में भी बोला जाता है, आपके महाराष्ट्र में भी बोला जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बोला जाता है, लेकिन कोई मतलब स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। मतलब कुछ ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं लेकिन वो वहाँ भी मिल रहे हैं, तो इसी कारण से सब जो है अपने अपने मान करके चले हुए हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जिन जिन स्थानों में भी थोड़ा बहुत इस तरह का साक्ष्य मिला है, तो उन स्थानों को राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसमें ना टोटल 9 नगर शामिल किए गए हैं, 9 नगरों को इसमें शामिल किया गया है राम वन गमन परिपथ के लिए। तो उनके नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी हरचौका, ये शामिल है रामगढ़। सीतामढ़ी हरचौका ना ये कोरिया जिले में है। मैंने ना किसी वीडियो में जो हरचौका है उसको शायद सरगुजा जिला बता दिया था, वो शायद गलती से निकल गया, क्योंकि मुझे भी मालूम था ये कोरिया ही है, लेकिन पता नहीं कैसे ये हो गया। एक भैरमगढ़ और पामेड़ को शायद मैंने बस्तर जिला या दंतेवाड़ा बता दिया था, जो कि बीजापुर जिले में है। इसके अलावा मैंने शायद एक और गलती की थी जो मतलब बड़ा सा कॉमन सा चीज़ है, खैर अगर वो याद आता है तो मैं बताऊँगा। तो इस टाइप से मिस्टेक हो जाती है, और आप में से कई सारे लोग हैं जो कि कमेंट करके बताते हैं कि सर आपने ये शायद गलती से बोल दिया, तो इसके लिए मैं थैंक यू कहूँगा आप लोगों को। तो ये जो सीतामढ़ी हरचौका है ये कोरिया जिले में है। उस वक्त जो रामगढ़ है ये आपके सरगुजा जिले में है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है, रायपुर राजिम ये कहाँ पर है, गरियाबंद, और रामाराम कहाँ पर है, सुकमा में। तो ये सभी इस वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल है, ये पांचों। तो आपका जो है 1 2 3 4 5 आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा इस वनगमन परिपथ में और जो भी स्थान शामिल हैं उनके नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे कि जगदलपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आपका जो
रामाराम है, क्या कहते हैं, सिहावा पर्वत, उसको भी शामिल किया गया है। सिहावा पर्वत जहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है उसको भी शामिल किया गया है। चंद्रखुरी जो कौशल्या माता जी का मंदिर है उसको भी शामिल किया गया है इसमें। और एक तुरतुरिया, इन सब के अलावा एक तो हो गया सीतामढ़ी हर चौका, हाँ, दूसरा हो गया रामगढ़ की पहाड़ी, उसके बाद शिवरी नारायण जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबरी माता से जूठे बेर खाए थे, उसके बाद राजिम जहाँ पर राजीव लोचन मंदिर है, उसके बाद रामाराम, ये सुकमा जिले में है। इसके अलावा जगदलपुर भी इसमें शामिल है, छठवां जगदलपुर आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद सिहावा पर्वत जहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है ना, उसको सप्तऋषि स्थल कहा गया है, सिहावा को सप्तऋषि स्थल। इसके बाद चंद्रखुरी जो कि रायपुर में है, माता कौशल्या जी का मंदिर है वहाँ पर। और जो माता कौशल्या है राम जी की माता, उनके संदर्भ में कहा जाता है कि वो हमारे छत्तीसगढ़ की थी। और इस प्रकार से जो राम जी हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में उनका ननिहाल हुआ, तो चंद्रखुरी को भी इसमें शामिल किया गया है। और तुरतुरिया जो बलौदा बाजार में ना, लौह कुश की जन्म स्थली, वाल्मीकि ऋषि उनकी आश्रम, तो ये टोटल 9 स्थान आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जनजातियों से रिलेटेड या फिर कोई भी कुछ भी चीज कथन वाले बहुत पूछे जाते हैं। गोंड जनजाति, तो देख लेते हैं, गोंड स्वयं को कोयतोर कहते हैं, बिल्कुल सही है कोयतोर। ये जो कोयतोर है ना, इसका मतलब होता है पर्वतवासी, और गोंड खुद को पर्वतवासी कहते हैं। और इनका जो निवास है अधिकतर दुर्गम क्षेत्रों में ही ये लोग निवास करते हैं। हालांकि आधुनिक समय में ये क्या कहते हैं, आधुनिक समाज के संपर्क में आ रहे हैं और अब जो है ये नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसे बाकी लोग जीते हैं उस टाइप से। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे जो लोग हैं गोंड हैं वो पर्वत क्षेत्र में निवास करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, लगभग 56% इनका जनसंख्या है शायद, हाँ 56%, मतलब कुल आदिवासी जनसंख्या में 56% गोंड जनजाति हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गोंड कोयतोर कहलाते हैं खुद को। उसके बाद दिया है, गोंड जनजाति में नोहडोरा अलंकरण प्रचलित है। नोहडोरा एक प्रकार की चित्रकारी है और ये गोंड जनजाति में प्रचलित है, बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कि जो जब गोंड लोग अपना नया घर बनाते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, शहरों में नया घर बनाते हैं तो बाजार से जाते हैं और वो प्लास्टिक के आइटम खरीद के लाते हैं या फिर दुनिया भर के बने बनाए चित्र खरीद के लाते हैं और उससे अपने घर को सजाते हैं, प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक के चीजों से। लेकिन जो गोंड जनजाति के लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने नए घर में दीवारों में चित्रकारी करते हैं। आप लोग कभी भी किसी एकदम ठेठ गांव देहात में जाओगे ना, तो उनके घरों की दीवारों में कई सारी चीजें बनी हुई आप लोगों को दिखेंगी, तो उसी टाइप की चीजें, तो ये गोंड जनजाति में उसको नोहडोरा बोला जाता है, नोहडोरा अलंकरण। तो ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है, गोंड जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आती है। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जनजातियां हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हैं और उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा उन जनजातियों को चिन्हांकित करके उनको विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, ताकि उनके लिए अलग से प्रावधान किया जा सके, अलग से उनके लिए फंड रिलीज किया जा सके। तो ऐसी जनजातियों की संख्या टोटल 7 है, जिनमें से 5 जनजातियों को केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिनमें अबुझमाड़िया हैं, बैगा हैं, पहाड़ी कोरवा हैं, कमार हैं, बिरहोर हैं। उसके बाद हमारे राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजातियों को, भुजिया जनजाति और पंडो जनजाति, इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है और इनके विकास के लिए, उत्थान के लिए बहुत ज्यादा काम किया जाता है अलग से। मतलब पूरे जनजातियों के लिए तो फंड आता ही आता है, इनके विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये जो 7 जनजातियां हैं इनके लिए अलग से स्पेशल पैसा आता है, स्पेशल इनके लिए अलग प्रावधान, अलग योजनाएं इनके लिए चलाई जाती है। लेकिन इन 7 जनजातियों में कहीं भी गोंड जनजाति का जिक्र नहीं है, तो ये गलत है। ये जो गोंड है ये विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, हालांकि पिछड़ी है लेकिन उतनी पिछड़ी नहीं है जितनी कि ये 7 जनजातियां हैं। तो तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। मतलब तीसरा गलत होगा, कौन सही है, तो 1 और 2 आपके सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए। चलिए कर लेते हैं। पहला बोल रहा है कि
पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने छत्तीसगढ़ में सभ्यता का जन्म स्थान माना है। तो देखो, जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी हैं ना, इनका कहना है, जो ये मतलब साहित्यकार हैं, तो इन्होंने एक मत व्यक्त किया है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पूरी दुनिया में सभ्यता का जन्म स्थल है। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब इनका मत है ऐसा। बाकी इस तरह से ये जो मत व्यक्त कर रहे हैं ये वास्तव में सही है या नहीं है, ये तो शोध का विषय है, आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग शोध करना चाहते हैं तो ऐसे चीजों में आप शोध कर सकते हैं। बाकी जो लोचन प्रसाद पांडे जी हैं उन्होंने इस तरह का मत व्यक्त किया है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सभ्यता की जन्म स्थली है। तो ये बिल्कुल सही है कथन, इनके द्वारा जो वक्तव्य कहा गया था। दूसरा बोल रहा है, रेलवे के एक इंजीनियर अमरनाथ दास ने रायगढ़ में सिंघनपुर के आसपास कुछ शैल चित्रों की खोज की थी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये भी बिल्कुल सही है। जो रायगढ़ है जहां पर सिंघनपुर की गुफाओं से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो इन शैल चित्रों को खोजने का श्रेय, मतलब उस तरफ जो है काम वगैरह चल रहा था होगा रेलवे का, तो काफ़ी सारे जो अधिकारी आते थे, अंग्रेज भी आते थे। तो अब देखेंगे भाई, पहाड़ी वहाड़ी है, बड़ा खूबसूरत जगह है, गुफा उफा भी है, स्थानीय लोग बताते रहे होंगे कि साहब इस तरफ गुफा है, इस तरफ आप देखना चाहोगे, तो इस टाइप से तो देखे होंगे कौतूहल बस कि भाई क्या है कैसा है, तो इसी में खोज हो गया। तो ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। अगला बोल रहा है, सिंघनपुर के शैल चित्रों में स्पेन व ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कतिपय शैल चित्रों से सादृश्यता बैठाया जाता है। तो देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल बिल्कुल सही है ये चीज। हमारे छत्तीसगढ़ में कई सारे ऐसे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, कई सारे ऐसे काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं, मतलब कई ऐसे नमूने प्राप्त हुए हैं जो कि अधिकतर ना स्पेन और कुछ तो ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं, लेकिन स्पेन के ना गुफाओं में जो शैल चित्र मिले हैं और कई सारी चीजें मिली हैं, वो जो है यहाँ से प्राप्त, जो सिंघनपुर की गुफा में मिला है, इसके अलावा बस्तर में भी कई सारी चीजें मिली हैं, तो वो जो है स्पेन से सादृश्यता रखती है। तो मतलब जो इतिहासकार हैं, इस तरह के जो खोजने वाले लोग होते हैं, जो अलग अलग मतलब कंपैरिजन करके कि यहाँ के लोग वहाँ गए होंगे इस टाइप से, तो ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे जो पलायन जो होता था ना पहले, तो अब कोई ऐसा एक देश से दूसरे देश जा, पहले तो देश ही नहीं थे, मतलब जहाँ चाहे आप जा सकते थे, बस आपको लोगों से और जंगली जानवरों से बचना है और कुछ नहीं। कोई भी कहीं पर देश नहीं, कहीं पर कोई वीज़ा नहीं, कहीं पर कोई फौज नहीं, कुछ नहीं, तो आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। तो ऐसा जो है सादृश्यता बैठता है, बिल्कुल ये सही है। स्पेन से स्पेशली और ऑस्ट्रेलिया भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हमारे भारत में ना और भी दूसरे स्थानों पर है जो कि दूसरे स्थानों से काफ़ी मेल खाता है। तो ये सब सही है, मतलब तीनों ही सही है। तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो देखो, ऑपरेशन जीरो आवर क्या था भैया? ऑपरेशन जीरो आवर, तो देखिए सन 1942 में महात्मा गांधी जी ने अपना क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। कब? तो 8 अगस्त सन 1942 में। और जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि भाई ये जो महात्मा गांधी हैं फिर से एक आंदोलन खड़ी करने वाले हैं, अब 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके अलावा और बीच बीच में इनके आंदोलन होते रहते थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो या कुछ भी हो, तो उससे इनकी हालत खराब हो जाती थी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी आए थे ना महात्मा गांधी जी, और जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि भाई गांधी जी आ रहे हैं तो इनकी हालत खराब हो गई। और जो आरोप इन्होंने कंडेल गांव के ग्रामीणों पर पानी चोरी का आरोप लगाया था ना कि तुमने नहर से पानी चोरी किया, तो वो आरोप वापस ले लिया कि भाई हम तुमको वापस ले रहे हैं, ठीक है हमारी गलती, इस टाइप से। तो अंग्रेजों को काफी खौफ था महात्मा गांधी का कि वो अगर कुछ आंदोलन शुरू करे। तो अब जो है अंग्रेज क्या करते हैं, जैसे ही पता चला कि ये लोग जो हैं 8 अगस्त को इनका प्रस्ताव पारित हो गया है, 9 अगस्त 1942 से लोग आंदोलन करेंगे, तो जैसे ही पता चला आनन फानन में एक प्लान बनता है पूरे देश में कि ऑपरेशन जीरो आवर, उस प्लान का नाम रखा जाता है ऑपरेशन जीरो आवर। इस प्लान के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता हैं देश में सबको अंदर कर दो, मतलब कि देश में नेतृत्व करने वाला कोई भी नहीं बचना चाहिए, ये बोला जाता है। और जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं, महात्मा गांधी को भी पकड़ लिया जाता है, उनकी वाइफ को भी जो थे ना, और उसके साथ जो जितने भी बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में डाल दिया जाता है। इसके अलावा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और भी उनके साथ बहुत सारे क्रांतिकारी नेता लोग थे, तो उनको अहमदनगर के किले में बंद कर दिया जाता है। वहीं अपने जो जयप्रकाश नारायण है उनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है। जितने मतलब जो नेता जहां से पकड़ लिया जाता है
आसपास उस जगह ले जाके उसको बंद कर दिया जाता है। अब हमारे छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे जो नेतागण थे, जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, महंत लक्ष्मी नारायण दास जी थे, ये लोग भी ना इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए गए थे। जो बंबई में अधिवेशन हुआ था ग्वालियर टैंक में, तो वहां ये लोग शामिल होने को गए थे। और जब ये सब नेता छत्तीसगढ़ वापस आ रहे थे, रायपुर आ रहे थे ताकि यहां आकर के फिर अपना आंदोलन चलाएंगे, तो रास्ते में ही एक रेलवे स्टेशन पड़ता है मलक्कापुर, वहां से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कहां बंद कर दिया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल जी को? तो मंडला जेल में। मंडला कहां पर है? अपने मध्य प्रदेश में। तो मंडला जेल में इनको बंद कर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे क्यों इनको गिरफ्तार किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मंडला जेल में इनको बंद कर दिया जाता है और इनको कब छोड़ा जाता है? तो 13 जून 1945 को। कब इनको रिहा किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो, मैं एक्स्ट्रा जो भी चीजें बताता हूं ना, वो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन भले मैं 10 लेता हूं, लेकिन उसको जो है मतलब इतना एक्सप्लेन कर करके 30, 40, 50, 60, उससे भी ज़्यादा भी हो जाता होगा। तो इनको 1942 में गिरफ्तार किया गया, लगभग 8-9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, और 13 जून सन 1945 को इनको रिहा कर दिया जाता है। क्यों रिहा किया गया था? तो शिमला सम्मेलन के कारण। शिमला सम्मेलन होना था, मतलब होता यह है कि बातचीत चलती है, क्योंकि जो आंदोलन है भाई, भले ये नेता लोग अंदर हो गए, लेकिन जो आम जनता है ना, जिनका भी थोड़ा सा अपने मोहल्ले में थोड़ा सा लोग सुनते थे, वैसे लोग नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, रणवीर सिंह शास्त्री स्टूडेंट लोगों का उन्होंने लीडरशिप किया था ना, मतलब उससे पहले उनका कहीं भी नाम नहीं आता है, लेकिन वो जो है 1942 में जब ये सब नेता जेल के अंदर चल देते हैं, तो वो फिर नेतृत्व संभाल लेते हैं। इसके अलावा यदुनंदन प्रसाद सिंगरौल थे, अपने परसराम सोनी थे, बिलख नारायण अग्रवाल थे, और भी कई सारे ऐसे नेता थे जो कि इस समय उभर करके सामने आते हैं। और हम अगर पूरे भारत की बात करें तो सभी बड़े बड़े नेता जेल में चले गए थे, लेकिन कुछ जो युवा नेता थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, जिनको हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, और वो जो है हजारीबाग जेल से कूद कर मतलब भाग गए थे। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पूछा गया है किसी पेपर में कि जो जयप्रकाश नारायण है किस जेल से भागे थे, तो हजारीबाग जेल की दीवार फांद करके भाग गए थे, ऐसा बताया जाता है। मतलब जैसे भी भागे हो, मतलब क्या मतलब सीन रहा होगा कि वो निकल भागते हैं और अंग्रेज उनको पकड़ भी नहीं पाते हैं, तो उन्होंने नेतृत्व किया। इसके अलावा उषा मेहता, वो रेडियो से पूरे देश में जो है क्रांति की अलख जगा रही थी। इसके अलावा अरुणा आसफ अली, वो तो सीधा ग्वालियर टैंक में जाकर के झंडा फहरा लेती हैं। एक मूवी आई थी 1942 लव स्टोरी, अनिल कपूर की फिल्म है, तो उसमें उसी टाइम का सीन उसमें दिखाया गया। हालांकि वो एक लव स्टोरी है, लेकिन उसमें भी जो है ना इस तरह का वो सीन दिखाया गया है कि किस तरह से वो जाके मतलब झंडा वंडा फहराते हैं। मैंने वो मूवी देखी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सीन मैंने देखा है, तो आप लोग उसको देखिएगा, कुछ आपको उसमें मालूम होगा। तो 13 जून 1945, मतलब कि बातचीत होता है नेताओं के बीच कि भाई आप लोग आंदोलन बंद करो, तो नेता क्या बोलते हैं, भाई हमारी मांगे पूरी करो, हम आंदोलन बंद करवा देंगे। तो फिर इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही, मतलब जब चल रहा था, तो बातचीत करने के लिए नेताओं को शिमला बुलाया जाता है। कहाँ? शिमला। और शिमला, उसी को बोला गया शिमला सम्मेलन। और यहाँ पर ना भारत के जितने बड़े बड़े नेता थे और भारत के जो प्रांत थे उस समय, उन प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाता है। तो जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, वो खरे मंत्रिमंडल के गिरने के बाद मध्य प्रांत में मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था ना, तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो वो मुख्यमंत्री थे। तो इन सभी मुख्यमंत्रियों को शिमला बुलाया जाता है और इसीलिए इनको जो है छोड़ दिया जाता है। तो 13 जून 1945 को पंडित रविशंकर शुक्ल जी को मंडला जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरे ही दिन 13 जून को ये रिहा किए जाते हैं, और दूसरे ही दिन ये जो है शिमला सम्मेलन में भाग लेने के लिए चल देते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कब इनको कैद किया गया, किस प्लान के तहत इनको कैद किया गया, कहां पर इनको गिरफ्तार किया गया। मलक्कापुर रेलवे स्टेशन मैंने बताया, मंडला जेल में इनको रखा गया था, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। कब छोड़ा गया? तो 13 जून 1945 को। क्यों छोड़ा गया? तो शिमला सम्मेलन में पार्टिसिपेट इनको करना था, इसलिए छोड़ा गया। तो
इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आज हम जो है विचार ही करेंगे, तो कर लेते हैं विचार। पहला बोल रहा है, अवदान शतक से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध कुछ समय सिरपुर में रहे। तो अवदान शतक ये ना एक आपका क्या कहते हैं, जो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है अवदान शतक। तो इससे ऐसा पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो अपने जीवन काल में कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ आए हुए थे, और छत्तीसगढ़ की राजधानी उस समय सिरपुर थी, और इसको श्रीपुर बोला जाता था। ये श्रवण का श्रीपुर, अभी तो सिरपुर बोल रहे हैं ना, उस समय श्रीपुर बोला जाता था। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम विजय अथवा विजयस मिलता है। और ऐसा जानकारी मिलता है कि इन्हीं राजा विजयस या विजय के अनुरोध पर महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए थे। तो ये जो है बिल्कुल सही है, मतलब हमारा जो कथन है। उसके बाद दूसरा बोल रहा है, नागार्जुन के सांस्कृतिक प्रभाव स्वरूप छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। नागार्जुन जिनका समय ये सातवाहन शासकों के समय में थे ना, नागार्जुन कनिष्क के यहाँ भी थे। तो नागार्जुन जो कि बौद्ध धर्म के लिए भी जाने जाते थे, तो इनका भी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ समय के लिए आगमन हुआ रहा। मतलब उस समय लोग जो है काफ़ी भ्रमण किया करते थे, तो आए रहे होंगे ये भी। और इस समय जो है बौद्ध धर्म का काफ़ी बोलबाला था। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के प्रभाव स्वरूप हमारे छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद अगला बोल रहा है, बस्तर क्षेत्र में भोंगापाल से बौद्ध स्तूप व मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखो, जो बस्तर क्षेत्र है जो अभी भी आदिवासी बाहुल्यता के लिए जाना जाता है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। और ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ के भोंगापाल गांव का नाम है, तो वहां से बौद्ध स्तूप और कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो ये तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी ऐसे स्थल हैं जहां से बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो वेनसोंग था, जो अपने क्या कहते हैं पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के टाइम पर छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था, जिसने छत्तीसगढ़ को क्या बोला, कियासलो। मतलब वो जो कोसल है ना, कोसल को कोसल नहीं बोल पाया, उसको बोला कियासलो, किया सलो ये लिखा है उसने, किया सलो। इसने हर चीज को ऐसे ही लिखा है, अलग अलग कुछ ना कुछ का कुछ लिख दिया है। तो किया सलो बोला इसने, कोसल को ये भी पूछा गया है। और इसने ये भी लिखा है कि मैंने इस क्षेत्र में, इस कियासलो क्षेत्र में अशोक द्वारा निर्मित बहुत सारे स्तूप देखे, इस टाइप से उसने लिखा है। लेकिन आज के समय में कहीं स्तूप है क्या? हो सकता है उस टाइम पे रहे होंगे ऐसा उसके समय में, क्योंकि बाद में तो भाई बहुत सारे आक्रमणकारी आए। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में तो ऐसे आक्रमण हुए नहीं, लेकिन फिर भी नष्ट हुए होंगे या कुछ भी हुए हो। लेकिन वेनसांग ऐसा लिखता है तो हम उसको जो है एक बार को मान सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो 1 2 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ मौर्य शासकों के प्रभाव में था, यह किस तथ्यों से प्रमाणित होता है? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है मौर्य शासकों के प्रभाव में रहा, इसका जो प्रमाण है कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। देखो, पूरा छत्तीसगढ़ मौर्यों के प्रभाव में तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है वो मौर्यों के प्रभाव में रहा होगा। वैसे तो जो मौर्य हैं उन्होंने पूरे भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया था, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से कोई प्रमाण नहीं मिलता है, कुछ क्षेत्रों से प्रमाण मिलता है। क्योंकि ये पूरा आदिवासी बाहुल्य जंगल वाला इलाका था, तो जीतने का जरूरत भी नहीं समझा होगा, क्योंकि जहां पर राजा होंगे, बड़े राजा होंगे, कोई बड़ा चीज होगा, उसी को तो जीतेगा ना आदमी। तो देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, कुछ क्या बहुत सारे मिले हैं। 4 स्थानों से मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 स्थान जहां से अशोककालीन चांदी के सिक्के मिलते हैं। कौन से सिक्के मिले हैं? चांदी के सिक्के मिले हैं, मयूर वाले, मयूर का उसमें अंक है, मोर का। तो पहला स्थान आप लोग याद रखेंगे अकलतरा। ये स्थान कहां पर है? जांजगीर चांपा में। दूसरा स्थान है ठठारी, ये भी जांजगीर चांपा में है, अकलतरा ठठारी। इसके बाद है तारापुर, एक नाम याद रखेंगे, बार। तारापुर और बार ये कहां पर है? रायगढ़ जिले में। तो इन चारों स्थलों से मौर्यकालीन ढेर सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इनसे ये स्पष्ट होता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, विशेष करके ये जो सिक्के जहां से मिले हैं, वो जो स्थल हैं
मौर्यों के अधीन रहे होंगे, तभी तो उनके सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब कि उनके सिक्के यहाँ पर चलते रहे होंगे। अब उनका प्रभाव रहा होगा तभी तो चलते रहे होंगे ना। उसके बाद बोल रहा है वेनसोंग के यात्रा विवरण से, तो ये पहला सही है, वेनसोंग के यात्रा विवरण से। तो वेनसोंग की जो यात्रा विवरण है उसका क्या नाम है, सी यू की, जिसने अभी मैंने पीछे बताया कि पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के टाइम पर हमारे छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, और इसने छत्तीसगढ़ को क्या बोला, कियासलो। तो इसने वही कि यहाँ पर अशोक द्वारा बनाए गए बौद्ध स्तूप मिले हैं, इस टाइप से इसने जिक्र किया है। तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पर मौर्यों का प्रभाव रहा होगा। उसके बाद अगला बोल रहा है कलिंग अभिलेख से, तो कलिंग अभिलेख से भी ऐसा पता चलता है कि जो ये जो क्षेत्र है अशोक या फिर मौर्यों के अधिकार में रहा होगा। देखो जो कलिंग है वो उड़ीसा के क्षेत्र को बोला जाता है, वहीं अशोक के अधिकार में जबलपुर, जिसको उस समय रूपनाथ बोला जाता है, वो भी था। रूपनाथ और कलिंग के बीच में अपना जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी वाला भाग आता है, तो ये वाला क्षेत्र भी उसके अधिकार में रहा होगा, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। कुछ भी कहो, हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका अगर पूरा भाग न सही लेकिन उत्तर का अधिकतर भाग मौर्यों के प्रभाव में रहा होगा, क्योंकि इन सब के अलावा और भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि यहाँ से अशोक कालीन लिपि के भी साक्ष्य मिले हैं, जो जोगीमारा की गुफा है जहाँ से देवदासी सुतनुका और उसके जो प्रेमी देवदत्त, उसके विषय में जानकारी मिलती है, और ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है ना, तो वो मिला है हमारे यहाँ। अशोक का एक लाट भी हमको मिला है, नाट्यशाला मिला है सीता बेंगरा की गुफा में। तो ये सारी चीजें बताती है कि मौर्यों के प्रभाव में हमारा छत्तीसगढ़ रहा होगा क्या, रहा ही था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपका जो है तीनों कथन सही है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ से किस गुप्त शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ से जिस प्रकार से मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है, मौर्यों के प्रभाव में था, वैसे ही गुप्तों के समय में यहाँ पर गुप्त शासकों का भी प्रभाव था। देखो जो समुद्रगुप्त था भाई, उसने तो हमारे छत्तीसगढ़ को जीत ही लिया था ना दक्षिणापथ अभियान के समय में। उसका जो दक्षिणापथ अभियान हुआ था ना, उसमें सबसे पहले उसने महेंद्र को ही हराया था, जो वाकाटक शासक था महेंद्र सेन, जो कि कोसल का शासक था। उसके बाद अपना महाकांतर का शासक व्याघ्रराज, जो कि बस्तर में नल वंश का शासक था, तो इन दोनों को उसने हराया। तो जो अपना छत्तीसगढ़ है वो गुप्तों के प्रभाव क्षेत्र में आता था। तो यहाँ से गुप्तकालीन काफी सारे सिक्के भी मिले हैं। किस किस का मिला है, तो समुद्रगुप्त का मिला है, रामगुप्त का मिला है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मिला है, लेकिन इन भाई साहब का नहीं मिला, मतलब कि चंद्रगुप्त प्रथम का सिक्का जो है नहीं मिला है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति के 19वें पंक्ति में अपने महेंद्र सेन और व्याघ्रराज का उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने इनको परास्त कर दिया। बाना बरद एक गांव का नाम है जो कि दुर्ग जिले में है। बाना बरद, यहाँ से 20 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, 20 स्वर्ण मुद्राएं। और ये जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ना, कुछ समुद्रगुप्त की हैं, कुछ रामगुप्त के समय की हैं, कुछ चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की हैं, कुछ कांच के समय की हैं। कांच जो कि चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बीच कुछ समय के लिए शासक बना था, तो उसके भी सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ से मिले हैं। इसके अलावा जो रायपुर में जो आरंग है ना, मंदिरों की नगरी, वहां से एक रत्न जड़ित ताम्र सिक्का भी मिला है। इसके अलावा जो भानुगुप्त, जो एक गुप्त वंश का शासक हुआ, जिसका एरण अभिलेख हम लोग पढ़ते हैं ना कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख जो कि 510 ईस्वी का है, उससे सती प्रथा के विषय में पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, किसी अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो वहां पर जिस व्यक्ति के मृत्यु का जिक्र हुआ है, जिसका नाम था सरभराज, और ऐसा कहा जाता है कि ये सरभराज और कोई नहीं, छत्तीसगढ़ के सरभपुरीय वंश का ही सरभराज था, जिसका मृत्यु हुआ और उसकी जो पत्नी थी वो सती हो गई। तो चूंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो गुप्तों के प्रभाव में रहा, तो ये जो सरभराज है वो ये जो अपना भानुगुप्त है उसका सामंत रहा होगा, उसके अधीनस्थ राजा रहा होगा। तो उसने जो है उस अपने एरण अभिलेख में इसका जिक्र किया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आंसर क्या होगा, तो 2 3 4। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम क्या है। तो मिट्टियों के स्थानीय नाम, तो देखो इतिहास से तो मैंने काफी क्वेश्चन ले लिया, अब कुछ चेंज भी कर लेते हैं। तो मिट्टियों के स्थानीय नाम मतलब उत्तरी
पहाड़ी क्षेत्र में, मतलब कि आपको सरगुजा क्षेत्र या उत्तरी छत्तीसगढ़ या इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार बोल लो या फिर दक्कन ट्रेप बोल लो, तो उस तरफ। तो कौन कौन सा है? टिकरा की अगर मैं बात करूं ना, ये बस्तर क्षेत्र में बोला जाता है स्थानीय मिट्टी को। टिकरा कहाँ बोला जाता है? बस्तर क्षेत्र में। बाकी जो मरहान है, नहीं 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 नहीं, अच्छा टिकरा ना बस्तर क्षेत्र में भी बोला जाएगा और साथ ही साथ आपके उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बोला जाएगा टिकरा। तो ये दोनों तरफ बोला जाता है, बस्तर में भी और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी टिकरा बोला जाता है। लेकिन जो मरहान है ये केवल और केवल बस्तर में स्थानीय मिट्टियों का नाम है, मिट्टियों के स्थानीय नाम। उसके बाद जो गोदा छावर है ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में, छावर भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में, बहारा भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 5, 1 3 4 5। और टिकरा को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बस्तर क्षेत्र में भी बोला जाता है। देखो बस्तर क्षेत्र में भी ना 4 मिट्टियों के स्थानीय नाम है, जिस प्रकार से उत्तरी छत्तीसगढ़ में, ठीक उसी प्रकार से बस्तर क्षेत्र में भी, मतलब दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। एक तो आपका टिकरा हो गया, दूसरा आपका मरहान हो गया, तीसरा माल, चौथा गभार। तो ये बस्तर क्षेत्र में टिकरा, मरहान, माल, गभार। और सरगुजा क्षेत्र में टिकरा, गोदा छावर, छावर और बाहरा, ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 टोटल 8। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में जो लाल पीली मिट्टी होती है उसको बोला जाता है मटासी। क्या बोलते हैं? मटासी, लाल पीली मिट्टी को। वही काली मिट्टी को बोलते हैं कन्हार। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? कन्हार। और वही काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी ये दोनों मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं डोरसा। मतलब कि आपका जो मटासी और कन्हार मिलेगा तो उसको डोरसा बोलेंगे, और जो नदियों के तट पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलेंगे कछार। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या आपका आंसर होगा, एक बार मैं बता देता हूँ, 1 3 4 5। 1 3 4 5 कहाँ दिया? ये रहा 1 3 4 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन लेने से ना एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। पहला बोल रहा है गौरेला पेंड्रा मरवाही 28वां जिला बना है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही के संदर्भ में जो भी जानकारियां हैं आप लोग इकट्ठा कर लेंगे। तो ये बिलासपुर जिले से अलग हुआ है और अब जो है बिलासपुर भू आविष्ठित प्रदेश भू आविष्ठित जिला बन गया है। और जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है वो एक तरफ आपके मध्य प्रदेश को स्पर्श करेगा, नीचे मुंगेली बिलासपुर को छुएगा, इधर आपका कोरबा से स्पर्श कर रहा है और ऊपर में कोरिया से लगा हुआ है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर 3 तहसीलें हैं, गौरेला पेंड्रा और मरवाही। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है बिलासपुर सर्वाधिक संभाग वाला जिला बन गया है। तो बिलासपुर देखो पहले क्या था, जो अपना सरगुजा संभाग है उसमें 5 संभाग होते थे, बिलासपुर में भी 5 होते थे, रायपुर में भी 5 होते थे, दुर्ग में भी 5 होते थे। और अब जो है अपना जो बिलासपुर जिला है उसमें एक नया जिला बन गया है। तो कितने हो गए? 6 जिला। तो इन 4 संभागों में तो सबसे ज्यादा संभाग वाला जिला बन गया। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो भाई 5 संभाग है ना, और जो 5वां संभाग है बस्तर संभाग, वहां कितने जिले हैं? 7 संभाग। तो ये वाला आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे अधिक जिला वाला संभाग अभी भी कौन है? तो बस्तर संभाग, जहां पर 7 जिले हैं। कौन कौन से? बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, उसके बाद बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर। वहीं अगर मैं बिलासपुर संभाग के जिलों की बात करूं तो आपका बिलासपुर हो गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही हो गया, इसके बाद मुंगेली हो गया, उसके बाद रायगढ़ हो गया, जांजगीर चांपा हो गया और कोरबा। तो ये 6 जिले ध्यान रखेंगे। तो ये आपका गलत है। अगला है छत्तीसगढ़ में अब 11 भू आविष्ठित जिले हो गए हैं। तो भू आविष्ठित जिले वही मैं बता चुका हूं इसको पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में, ऐसे जिले जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श न करते हों वो भू आविष्ठित जिले कहलाते हैं। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है अभी 28वां जिला बना, गौरेला पेंड्रा मरवाही, और इसके बाद जो बिलासपुर है वो भू आविष्ठित जिला बन गया। लेकिन हमारे यहाँ जो है भू आविष्ठित जिलों की संख्या 11 नहीं है, 10 हो गई है बिलासपुर के साथ। कौन कौन सा? तो एक तो आपका बिलासपुर हो गया, दूसरा आपका सरगुजा, उसके बाद कोरबा, उसके बाद जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, रायपुर, इसके बाद कौन सा है? बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, और 10वां कौन सा हुआ? दंतेवाड़ा। तो इस तरह से 10 हैं, 11 नहीं। तो यहाँ पर केवल एक ही आपका सही है। क्या ऑप्शन क्या मैंने दे रखा है? ये गलत है, ये गलत है। 28वां, हाँ ये सही है, सर्वाधिक संभाग वाला जिला। तो केवल एक सही है ना, सही
असत्य कथन का चयन करिए। अच्छा, असत्य कथन का, तो आपका जो है 2 और 3 यहाँ पर आंसर होगा। अपना इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के जो कथन वाले जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको उत्तर में किसका चयन करना है, सत्य का कथन करना है कि असत्य का कथन करना है। कई बार हमको आते हुए भी हम लोग जो है ना इसी चक्कर में मिस्टेक कर देते हैं कि सत्य है कि असत्य है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और कहीं भी कोई भी आपको डाउट लगता है, मेरे बताए हुए तथ्यों में आपको संशय लगता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।